अभी हम आएंगे हमारे क्वेश्चन पे, राइट, जो कि क्या था, सिलेंडर के केस में आपको बस रेजिस्टेंस निकालना है। देखो रेजिस्टेंस, जिसमें आपने देखा था कि एल क्या होता है, जिसके अलोंग आपका हीट फ्लो होता है, राइट। लेंथ इज, जो डायरेक्शन ऑफ आपका हीट फ्लो है उसका अलोंग का लेंथ। सर तो एरिया, इसमें हम L R1 - R2 ले लेंगे ना, दो क्या, सिलेंडर के रेडियस का डिफरेंस। करेक्ट, दो सिलेंडर के रेडियस का डिफरेंस। मैं आपको बताता हूँ, देखो एक सिलेंडर है, इसका रेडियस है ए, बड़ा निकालते थोड़ा, रेडियस इज ए, जिसमें इस सिलेंडर के सरफेस पे जो है वो टेम्परेचर कितना है, T1 है। फिर लेंगे हम दूसरा सिलेंडर, जिसका रेडियस है बी, और उसके सरफेस पे आपका टेम्परेचर है T2। another cylinder of radius b and temperature at the surface of second cylinder is T2। तो मैंने आपको बोला था हीट जो है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इन ऑल डायरेक्शन, राइट। अब आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, लेंथ क्या होता है जिसके अलोंग फ्लो करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक आर्बिटरी पॉइंट पे, राइट, एक पर्टिकुलर आर डिस्टेंस पे एक स्मॉल रिंग बनाता है, राइट। उस स्मॉल रिंग को अगर आप एक्सटेंड करते हो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन तो क्या बन जाएगा, हॉलो सिलेंडर। आपने आर डिस्टेंस पे स्मॉल रिंग बनाया जिसका थिकनेस है डी आर। देखो आर की लिमिट पर हम क्या डालेंगे, ए टू बी। आर डिस्टेंस पे एक स्मॉल रिंग बनाया जिसका थिकनेस है डी आर, इसको नीचे एक्सटेंड किया तो क्या बनेगा, हॉलो सिलेंडर जिसका थिकनेस वेरी वेरी स्मॉल है, राइट। अभी आपको क्या करना है, आपको अभी पता है कि हीट फ्लो कैसे हो रही है, ऐसे ऐसे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो लेंथ को क्या लेंगे बताओ, आपको यहाँ पे उस छोटे से पार्ट का रेडियस कैलकुलेट करना है। रेडियस बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दैट सिलेंड्रिकल पार्ट। तो उसमें जो लेंथ है आपका, जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रहा है वो वाला लेंथ लेंगे, तो वो क्या होगा, डी आर, राइट। डी आर विल बी योर लेंथ। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लोगे, परपेंडिकुलर टू द हीट फ्लो। जैसे आपने देखा होगा कि आपका जब लीनियर सरफेस था तो ये एरिया था, हीट का डायरेक्शन इधर है, तो एरिया कौन सा ले रहे हैं हम, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ, जिस डायरेक्शन में आपका हीट फ्लो हो रहा है उसका परपेंडिकुलर एरिया, राइट। तो इसमें परपेंडिकुलर एरिया क्या होगा, आप बताओ मेरे को। हीट का जो डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड है, तो एरिया क्या होगा, हाँ हर केस में बीच में कोई भी एक आर्बिटरी पॉइंट लोगे तो भी उसका भी सेम आएगा। तो ये कर्व सरफेस वाला एरिया नहीं है वो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा 2πr इंटू एल। एल क्या है उसका, लेंथ ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो जो कर्व सरफेस है वो परपेंडिकुलर टू द हीट फ्लो है, राइट। हीट फ्लो जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसको परपेंडिकुलर है एरिया, इसलिए हमने वो एरिया लिया 2πr l। लेंथ आपका डी आर हो गया, और थर्मल कंडक्टिविटी तो के था ही। तो बताओ रेजिस्टेंस फॉर दैट स्मॉल पार्ट क्या आया, इस स्मॉल पार्ट के लिए डी आर अपॉन
k into 2 pi r into l, राइट। ये आपका डी रेजिस्टेंस है स्मॉल पार्ट का। फिर आप हीट फ्लो निकालोगे डी क्यू बाई डी टी, करेक्ट। हाँ, इसको डी आर लिखेंगे, डी इंटू कैपिटल आर, सही बोल रहे हो। हमने छोटे पार्ट का रेजिस्टेंस निकाला, मतलब ये स्मॉल रेजिस्टेंस है। तो पूरा रेजिस्टेंस कितना आएगा बताओ मेरे को, नेट रेजिस्टेंस इंटीग्रेट करेंगे। Yes, sir. योर रेजिस्टेंस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाय आर, और बाकी सब इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, k इंटू 2 पाई इंटू एल। और लिमिट क्या डालेंगे यहाँ पे हम, आर का लिमिट ए टू बी, अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस, और अपर लिमिट बाहर वाले सिलेंडर का। क्या होगा, 2 पाई आर इंटू के, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग आर एल एन आर, यहाँ पे होगा एल एन बी बाय। तो ये आपको आता है रेजिस्टेंस बिटवीन टू सिलेंडर्स ऑफ रेडियस ए एंड बी। फिर आपको पता है रेट ऑफ हीट फ्लो, तो आपको आ जाएगा फिर डी क्यू बाई डी टी विल बी, बताओ, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय R होता है। और यहाँ पे आपने एक बार R को कैलकुलेट किया, तो सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए आपका हमेशा रेट ऑफ हीट फ्लो होगा R उल्टा हो जाएगा 2 पाई R के T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय ln B upon A. This will be the rate of heat flow for cylindrical surface. So there will be I instead of R in resistance formula. सर हम ऐसा करने के बदले ऐसा क्यों नहीं करते कि हम L डायरेक्टली B माइनस ए कर देंगे, मतलब आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, और फिर उसका सी ए से ले लें एरिया के लिए। तो एरिया क्या लोगे फिर आप, बताओ। सर एरिया के लिए वो कंप्लीट लेना पड़ेगा इसलिए। नहीं, कंप्लीट नहीं, फिर आप बाहर का लोगे कि अंदर के सिलेंडर का रेडियस, रेडियस कौन सा लोगे वो पता नहीं ना हमको, हमें थ्रू आउट द सरफेस देखना है। जैसे आप अंदर वाले सिलेंडर का एरिया लेते तो क्या होता है, 2 पाई ए इंटू बी, क्योंकि उसका रेडियस है ए, राइट, 2 पाई ए इंटू एल, सॉरी। प्रणव क्या बोल रहे हो, देयर विल बी आई इंस्टेड ऑफ आर, एल इंस्टेड ऑफ आर, मतलब सर वो रेजिस्टेंस का जो फाइनल फार्मूला निकालेंगे उसमें अच्छा अच्छा, ओके ओके, डबल हाँ हाँ हाँ, उसमें एल है, सॉरी, 2 पाई आर एल। सर 2 अच्छा, एल के होगा। 2 पाई एल के, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए। एल इज व्हाट, लेंथ ऑफ द सिलेंडर, और ए होगा आपका इनर रेडियस, और यहाँ पे बी होगा आपका आउटर रेडियस। तो देखो आपने सिलेंडर का देख लिया अभी, तो आप खुद स्फीयर का ट्राई कर सकते हो, आपको बोल रहा हूँ, ठीक है? एरिया कैसे निकालो, क्या बोल रहे हो, ये इक्वल्स टू 2 पाई आर का एल वो कैसे निकालो? अरे सुनाई नहीं दे रहा हूँ, 2 पाई एल के, सर हाँ, स्फीयर का रेडियस क्या होगा, हाँ एरिया क्या होगा। स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, सरफेस एरिया। सर वही लेना है। ठीक है, ठीक, सर एरिया कैसे निकालो, ये इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू एल, क्या क्या, या निकालना ना आपने, ये इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू एल वो वाला।
पाई आर एल कैसे निकाला? अच्छा ये पूछ रहे हो। देखो क्या होगा, ये आपका ऐसा सरफेस है, एट डिस्टेंस आर्बिटरी डिस्टेंस आर, ऐसा मैंने एक सिलेंडर कंसिडर किया, हॉलो सिलेंडर, जिसका थिकनेस था डी आर है। अभी जो हीट फ्लो है वो आउटर डायरेक्शन में जा रहा है। आप कोई भी सर्कल ले लो तो हीट फ्लो जो है वो आउटर डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैंने बोला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है वो जो हीट फ्लो है ना उसको परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे देखोगे कि ये जो कर्व सरफेस है ना पूरा का पूरा, ये पूरा कर्व सरफेस परपेंडिकुलर टू द हीट फ्लो है। तो ओनली हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या लिया, एरिया ऑफ कर्व सरफेस, राइट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे जो हीट फ्लो है ना उसके डायरेक्शन को परपेंडिकुलर होता है ऑलवेज, ठीक है। देखो इसको नोट कर लिया सबने, करो। हाँ, इस फॉर्मूला को आप मतलब ऐसे मत रटो कि हमेशा सिलेंडर का 2 पाई एल के T1 माइनस T2 एल एन बी बाई ए आता है। आप प्रोसेस के देखो एक बार। मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया, हीट का फ्लो का जो डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इसलिए वो जो लेंथ है वो क्या हो गया, डी आर, राइट। जो आपके फॉर्मूला में, रेजिस्टेंस के फॉर्मूला में होता है एल अपॉन के ए, तो जो लेंथ है वो क्या हो गया, फॉर वेरी स्मॉल पार्ट डी आर, स्मॉल डी आर, के तो के ही था, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द हीट फ्लो। अब करेंगे हम स्फीयर का। स्फीयर का आप ट्राई करो, अभी आपको पता चल गया। मैं आपको डायग्राम बना के देता हूँ। हीट फ्लो थ्रू, हीट फ्लो या फिर हीट कंडक्शन थ्रू स्फीयर। तो डायग्राम कुछ ऐसे होगा कि एक अंदर वाला स्फीयर होगा जिसका रेडियस है ए, राइट। एक बाहर वाला स्फीयर होगा जिसका रेडियस है बी। जो अंदर वाला स्फीयर है उसका जो टेम्परेचर है वो है सपोज T1, और बाहर वाला जो स्फीयर है उसका टेम्परेचर है T2। इन दोनों के बीच में मैंने क्या डाला है, कंडक्टर पूरा, जिसका थर्मल कंडक्टिविटी है A। तो इसके लिए बताओ क्या होगा। हाँ, dq बाय dt, रेट ऑफ हीट फ्लो और स्फीयर। वही इंटीग्रेशन करना है स्मॉल पार्ट लेके। अब आपको पता चल गया, सबसे पहले हम निकालेंगे रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। हाँ हाँ, रेजिस्टेंस ही कैलकुलेट करना है आपको बेसिकली। स्मॉल पार्ट लिया आर डिस्टेंस पे, एक स्पेरिकल शेल बन जाएगा जिसका रेडियस कितना है बताओ। डी आर। नहीं, आर है, जिसका थिकनेस डी आर है, हाँ सर। ठीक है। फिर
आप उसके लिए थर्मल रेजिस्टेंस निकालोगे बस उस स्फीयर के लिए, स्पेरिकल शेल के लिए। थर्मल रेजिस्टेंस फॉर दिस स्पेरिकल शेल विल बी, आपको फॉर्मूला पता है रेजिस्टेंस का होता है L/K, तो भी बताओ L क्या हो जाएगा सब? dr dr, करेक्ट, d स्मॉल r, और k तो k, ये एरिया क्या लेंगे यहाँ पे? 4 pi r square। करेक्ट, 4 पाई r स्क्वायर, सॉरी स्मॉल r स्क्वायर। तो नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट, यस सर। इंटीग्रेशन ऑफ dr/k इंटू 4 पाई r स्क्वायर, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, 1/4 पाई के। r स्क्वायर मतलब r⁻⁻2 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ? r⁻⁻2 का, हाँ, लिमिट a टू b, बोलो, -1/r, करेक्ट। इसमें लोअर लिमिट है a, अपर लिमिट है b, तो दोनों लिमिट यहाँ पे हम डालेंगे तो क्या आएगा? 1/4 पाई के 1/a माइनस 1/b, करेक्ट, 1/4 पाई के इंटू ए बी, और ऊपर आएगा b माइनस a। तो दिस विल बी योर नेट रेजिस्टेंस, राइट, स्फीयर के अलोंग। फिर तो आपको आ जाएगा हीट फ्लो विल बी T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय R होता है। इसको अगर आपको लिखना है dq/dt विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका T1 माइनस T2 इंटू 4 पाई के AB डिवाइडेड बाय B माइनस A। दिस विल बी योर रेट ऑफ हीट फ्लो इन स्फीयर। जिसमें आपको पता है A आपका इनर रेडियस है और जो B है वो आउटर रेडियस। तो किसी भी डायरेक्शन में आप हीट फ्लो कर लो, लेंथ के अलोंग हीट फ्लो करो या फिर रेडियस के अलोंग हीट फ्लो कर लो, बस आप जब रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हीट फ्लो करते हो तो आपको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि लेंथ के अक्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट था आपका, चेंज नहीं हो रहा था। चेंज हो सकता है, तो जहाँ पे भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है वहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे ही करेंगे, राइट। बहुत सिंपल है, लगता है वो डिफिकल्ट लेकिन है नहीं। बस वहाँ पे रेजिस्टेंस आपको निकालना होता है, रेजिस्टेंस निकालने के लिए लेंथ अपॉन एल के फॉर्मूला यूज हो रहा है। बस आपको देखना होता है कि लेंथ इस केस में क्या होगा, एरिया क्या होगा, दोनों चीज। एक सेकेंड, इसको बंद करके स्टार्ट कर रहा हूँ। तो नोट हो गया सबका, बताओ। हम्म, अभी अब आएंगे कुछ नई चीजों के लिए, नई चीजों के रिस्पेक्ट। देखो, जो आपने इसके लिए रॉड के लिए फॉर्मूला निकाला था,
जिसका लेंथ ए है, लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और टेम्परेचर इधर T1 है इधर T2 है। इसको आपको पता है कि dq बाई dt जो है वो आया था आपका k a अपॉन l इंटू T1 माइनस T2। लेकिन इसमें एक अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट लेना होता है, राइट, जिसको हम बोलते हैं कि ये फॉर्मूला ओनली वैलिड फॉर स्टेडी स्टेट कंडक्शन। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी। सर मतलब के की वैल्यू सेम रहनी चाहिए हर पॉइंट पे। नहीं नहीं, इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी क्या, यहाँ से आपका हीट आ रहा है dq बाई dt, डी Q1 बाई dt, और यहाँ से जो हीट जा रहा है dQ2 बाई dt। दो पॉइंट लेंगे हम, इसको दे दो नाम C, इसको दे दो नाम D। तो C पॉइंट में से आपका जितना हीट आ रहा है उतना ही हीट अगर D पॉइंट में से निकलता है, राइट, इफ हीट कम्स फ्रॉम पॉइंट C is equal to heat release from point D, राइट, जिसका आप मतलब बोल सकते हो कि dq1 बाई dt इज इक्वल्स टू, अगर dq2 बाई dt होता है तो इस केस को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। क्यों बोलेंगे? क्योंकि बीच में ये जो रॉड है उसने एनर्जी खाया ही नहीं कुछ, राइट। अदरवाइज रियल लाइफ में ऐसा होता ही नहीं है। अगर आप ए पॉइंट से कुछ हीट दोगे उसको, राइट, सी पॉइंट पे dq1 बाई dt, और उतना ही हीट डी पॉइंट से नहीं निकलेगा, कंफर्म नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि रॉड खुद हीट खाएगा। कितना हीट खाता है आपको पता है? बताओ, किसी भी रॉड का अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसका हीट गेन कितना होता है बताओ? ms डेल्टा टी, करेक्ट, जिसमें s स्पेसिफिक हीट होता है, राइट। तो स्टेडी स्टेट में ये जो फॉर्मूला तब वैलिड है ओनली फॉर स्टेडी स्टेट कंडीशन, वेयर heat comes from point C is equals to heat release from point D. तो heat absorbed by rod will be 0। यहाँ पे रॉड ने कोई हीट एब्जॉर्ब किया ही नहीं है, जितना लिया था एक साइड से उतना ही दूसरे साइड में दे दिया। हीट एब्जॉर्ब बाय रॉड इज इक्वल्स टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट, तब जाके आपको आता है कि dq by dt will be this for steady state condition। पूरा का पूरा हीट ट्रांसफर हो रहा है, देखो हीट लॉस हो ही नहीं रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हीट पूरा का पूरा ट्रांसफर हो रहा है। dq by dt absorbed by rod will be 0। अभी हम देखेंगे, तो स्टेडी स्टेट वाला आपको पता ही था, पहले भी मैंने बताया था, लेकिन कब होगा आपको पता चला। अब अनस्टेडी स्टेट में कैसे निकालोगे फिर आप हीट ट्रांसफर? देखो, फॉर अनस्टेडी स्टेट सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिए। ठीक है, ठीक है। ये स्टेडी स्टेट के लिए है ना वो जो नॉर्मल फॉर्मूला हाँ, नॉर्मल फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्टेडी स्टेट, ठीक है। हो गया। फिर अनस्टेडी स्टेट में क्या करेंगे? इधर है पॉइंट ए, इधर है पॉइंट बी, इधर से
हीट जो आ रहा है वो आ रहा है आपका dQ1 अपॉन dt, और इधर से हीट निकल रहा है कितना, dQ2 अपॉन dt। तो अनस्टेडी स्टेट में आपको अगर हीट ट्रांसफर निकालना है कि पूरा का पूरा हीट जा रहा है क्या, dQ1 by dt इज नॉट इक्वल्स टू dQ2 by dt फॉर अनस्टेडी स्टेट। जितना हीट लेफ्ट साइड से आ रहा है इज नॉट इक्वल्स टू जितना हीट राइट साइड से रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये जो रॉड है ए बी वो भी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हम यहाँ पे हीट फ्लो नहीं निकालते, हम हीट एब्जॉर्ब बाय द रॉड निकालते हैं। करेक्ट, व्हाट विल बी द हीट एब्जॉर्ब बाय रॉड ए बी, आप ही बताओ। जो डिफरेंस होगा उसका, जितना लिया माइनस जितना दिया, बाकी का उसने खा लिया। करेक्ट, तो जितना आया माइनस जितना गया वो उसके पास बचा रहेगा, तो होता है रॉड का हीट एब्जॉर्ब। अनस्टेडी स्टेट में आपको पता तो होता है कि इतना हीट आया इतना हीट गया, राइट, तो ट्रांसफर आपको पता है। तो इस केस में हम निकालते हैं कि रॉड ने कितना एब्जॉर्ब किया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, राइट। तो बताओ कितना एब्जॉर्ब किया रॉड ने, dQ1 by dt। अब इसको आपको लिखने के लिए आपको पता है कि एरिया तो कांस्टेंट है, तो के ए, राइट, और उस इंस्टेंट पे आप देखते हो कि वेरी स्मॉल लेंथ है dx एट इंस्टेंट ए, राइट, जहां से आपका हीट आ रहा है dQ1 by dt। तो उस लेंथ को हम लिखेंगे dx, और जो टेम्परेचर है उसका भी बहुत स्मॉल चेंज है। यहाँ पे टेम्परेचर अगर T1 है तो यहाँ पे होगा T1 माइनस dt, तो टेम्परेचर चेंज है आपका dt, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, राइट। एट पॉइंट ए देखना है आपको क्योंकि वहां से हीट आ रहा है, तो इसको हम लिखते हैं अच्छे फॉर्म में लिखेंगे dt बाई डी एक्स एट पॉइंट ए। ये क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा एट ए, इसको हम बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं। तो सिमिलरली Q2 का क्या होगा, के ए इंटू डी टी बाई डी एक्स एट पॉइंट बी। ठीक है, so this will be a heat absorbed by the rod dt by dx at point A minus dt by dx at point B। अब हमेशा आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि dt by dx इतना है, हीट एब्जॉर्ब बाय द रॉड ए बी। इसको नोट कर लो फॉर अनस्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में तो ये जीरो होता है। और जो dt by dx है उसको हम बोलेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्वेश्चन में गिवन रहेगा दिस विल बी अ टेम्परेचर ग्रेडियंट। अगर ए पॉइंट पे दिया है तो ऐसा क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि टेम्परेचर ग्रेडियंट एट पॉइंट ए इज समथिंग लाइक 5 डिग्री सेल्सियस पर मीटर, राइट, क्योंकि नीचे dx भी है। इसका यूनिट डिग्री सेल्सियस पर मीटर हो सकता है, केल्विन पर मीटर भी हो सकता है, राइट। सर जो टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब जो यूनिट है उसके अकॉर्डिंग कितने डिग्री सेल्सियस कितने मीटर में रीडिंग हाँ चेंज हो रहा है, राइट राइट। जनरली बहुत स्मॉल चेंज देते हैं वो कि 1 सेंटीमीटर में इतना टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अगर उन्होंने 5 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर दिया तो इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर में आपका 5 डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है टेम्परेचर। क्या मतलब है, लेंथ के अक्रॉस कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है। HCV में इसकी क्वेश्चन है, तो आप जब करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है इस फॉर्मूला पर, डायरेक्ट, और आएंगे भी डायरेक्ट क्योंकि कॉन्सेप्ट भी थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ऑलरेडी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है आपका, डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने जाएंगे तो आप पूरा ही कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट पे इजी क्वेश्चन आते हैं और इजी कॉन्सेप्ट पे डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, राइट।
तो देखो यार, इतना ही है कंडक्शन में। और एक टाइप है, मैं आपको बता देता हूँ। सर ये वाला समझा नहीं, ट्रांसफॉर्म क्या कैसे? नहीं समझा ना, ठीक है बता दो। देखो, अनस्टेडी स्टेट, इसका मीनिंग ये होता है कि जितना आपका हीट आ रहा है उतना ही हीट वापस नहीं जा रहा है, फ्लो नहीं हो रहा है पूरा का पूरा हीट। जैसे स्टेडी सर स्टेट वो में आप, ठीक है सर, पर लास्ट में आपने जो फॉर्मूला लिखे हैं वो कैसे लिखा आपने, वो नहीं समझा। अच्छा, आपको डी क्यू बाई डी टी का फॉर्मूला पता है? ए ए बाय एल इंटू डेल्टा टी। यस सर। तो वहाँ पे यही किया ना मैंने, के ए एल की जगह पे डी एक्स लिखा, क्योंकि उस इंस्टेंट पे लेंथ जो है आपको ए वाले इंस्टेंट पे देखना था, उसको मैंने वेरी वेरी स्मॉल लिया, डी एक्स। अच्छा तो आप एलिमेंट उसके लिखे थे रिस्पेक्ट, ऐसे, हाँ, समझ। और उसके लिए टेम्परेचर चेंज को लिखा डी टी और वेरी शॉर्ट लेंथ। सिमिलरली Q2 के लिए भी लिखा, बस यहाँ पे मेंशन किया कि ये ए पॉइंट पे और ये बी पॉइंट पे। आप देखोगे ये ए पॉइंट पे डी क्यू वन बाई डी टी और ये बी पॉइंट पे। हाँ, दोनों का एरिया सेम लिया है मैंने यहाँ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसी के रिस्पेक्ट हमने डी टी बाई डी एक्स को टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये लाइन नहीं समझ रहा आपको, वो मैंने बस वो दिया है एट ए करके, ओके सर। उसको ब्रैकेट कर दो। हाँ, फालतू में। अभी इसका यूज कैसे होता है रियल लाइफ में, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? देखो, हाँ, इसका तो अनस्टेडी वाला डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, लेकिन कंडक्शन का यूज बता रहा हूँ मैं, सिंपल। टॉपिक देंगे, क्वेश्चन के बेस पे लेते हैं, ठीक है? सपोज आपके पास एक कंटेनर है जिसकी साइड वॉल जो है वो क्या है, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का मीनिंग क्या होता है बताओ मेरे को? नो ट्रांसफर ऑफ हीट। नो ट्रांसफर ऑफ हीट, करेक्ट। ये जो साइड वॉल में, इसमें से कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। इवन मैंने ऊपर से इसको क्लोज कर दिया और वहां से भी एडियाबैटिक वॉल लगा दिया, तीनों साइड से कोई हीट फ्लो नहीं कर रहा है, और यहाँ पे पूरा वाटर, ठीक है? लेकिन नीचे जो है ये आपका है एल्यूमिनियम स्ट्रिप। सपोज दिस विल बी एल्यूमिनियम स्ट्रिप ऑफ थिकनेस टी, ठीक है? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ये वाला, ए, सर्कुलर होगा, जो भी कंटेनर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वही वो स्ट्रिप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। और ऐसे बोला गया है कि बाहर का जो टेम्परेचर है सराउंडिंग का वो 50 डिग्री सेल्सियस है। सर एरिया कैसे सिमिलर होगा? कंटेनर का जो एरिया होगा, राइट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऐसा है ना, कंटेनर सिलेंड्रिकल है, राइट? सर तो 2 पाई r/t होगा ना एल्यूमिनियम स्ट्रिप का? 2 पाई r इंटू, नहीं, मैं हीट फ्लो कैसे होगा बता रहा हूँ ना। देखो, स्ट्रिप के दो वॉल है, एक नीचे वाला है और एक ऊपर वाला है। तो उन्होंने दे दिया कि जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, राइट? और जो अंदर वाटर है, वाटर का टेम्परेचर दिया है उसने 20 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या मतलब है? तो सब कुछ छोड़ दो आप, क्योंकि बाकी जगह से हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ओनली एल्यूमिनियम से आपका हीट कंडक्शन होगा। तो एल्यूमिनियम से जब हीट कंडक्शन होगा तो इस वॉल का, ऊपर वाले वॉल का टेम्परेचर कितना होगा बताओ? 20 डिग्री। 20 नीचे वाली वॉल का टेम्परेचर क्या होगा? 50। 50। अब आप ही मेरे को बताओ, हीट कैसे फ्लो करेगा इधर? सर नीचे से ऊपर जाएगा। करेक्ट, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो हीट फ्लो करने के लिए आपका लेंथ क्या हो जाएगा अभी, थिकनेस
और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही रहेगा ना यहाँ पे, समझ लो। हाँ सर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हीट फ्लो का जो डायरेक्शन है उसको परपेंडिकुलर होता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और हीट फ्लो का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपका आता है लेंथ, तो वो आ गया टी। तो मेरे को बताओ कितना हीट फ्लो होगा बाहर से अंदर, जल्दी। डी क्यू बाई डी टी विल बी, अगर उसका थर्मल कंडक्टिविटी के, स्टेडी स्टेट है हाँ सर, ये स्टेडी है। हाँ स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट, दिस विल बी योर के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ए लिया है, लेंथ हो जाएगा आपका थिकनेस इनटू 50, या फिर इसको ले लो टी एस सराउंडिंग है और टी ऑफ वाटर, तो टी ऑफ सराउंडिंग माइनस टी ऑफ वाटर, तो दिस विल बी योर रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू एल्यूमिनियम स्ट्रिप। राइट, अब एल्यूमिनियम कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है यहाँ पे, इसका क्या मतलब है, स्टेडी स्टेट है। हाँ सर। अब वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो जो एनर्जी उसने बाहर से ली, क्यों ली बाहर से एनर्जी, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा था वाटर के टेम्परेचर से, तो जितना भी हीट उसने बाहर से लिया वो सारा का सारा किधर जाएगा, वाटर में जाएगा, जाएगा कि नहीं बताओ, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब उसने हीट कहाँ से लिया है, सराउंडिंग से लिया है, इतना हीट फ्लो हुआ है एल्यूमिनियम स्ट्रिप के लिए, तो उतना ही हीट उसने लिया और इस वॉल से छोड़ दिया, क्योंकि स्टेडी स्टेट है। राइट, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा हीट किस लिए यूज होगा। अब अगर मैं इसको हीट के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, तो व्हाट विल बी योर हीट बताओ, डेल्टा क्यू विल बी के ए अपॉन थिकनेस टी इंटू टी एस माइनस टी डब्ल्यू, इंटू करना पड़ेगा आपको टाइम, तो इससे आपको ये आएगा नेट हीट। राइट, टाइम से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। राइट, जो हमने कैलकुलेट किया था फ्लो रेट था, उसको टाइम से मल्टीप्लाई करोगे हीट आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा हीट यूज होता है वाटर को गर्म करने के लिए। करेक्ट, फिर आपको दिया है एम डब्ल्यू इज द मास ऑफ वाटर, एस डब्ल्यू इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो बताओ जब वाटर गर्म होता है तो कौन सा हीट गेन करता है, वो स्पेसिफिक हीट। करेक्ट, यहाँ पे क्या होगा, एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू के ए अपॉन टी इंटू टी एस माइनस टी डब्ल्यू इंटू टाइम। तो आप यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर डिफरेंस निकाल सकते हो आफ्टर पर्टिकुलर टाइम, समझ रहे हो। देखो देखो सब कनेक्टेड है, यहाँ पे मैंने कैलोरीमेट्री के साथ कनेक्ट कर दिया, जो भी बाहर से मैंने हीट लिया था थ्रू कंडक्शन ऑफ कोर्स फ्रॉम एल्यूमिनियम स्ट्रिप, बाकी वॉल से कोई हीट आया ही नहीं ना बाहर गया, तो जितना भी हीट आया एल्यूमिनियम स्ट्रिप में से सारा का सारा हीट वाटर को गर्म करने के लिए यूज हुआ है। सो दैट हमने यहाँ पे मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, जिसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट, उसको यूज किया। राइट, इसको नोट कर लो, इस पे क्वेश्चन करते फिर कंडक्शन खत्म हो जाएगा आपका। इसमें कुछ डाउट हो तो बताओ। राइट, हाँ क्या बोल रहे हो, टाइम, अरे टाइम कहाँ से आएगा, मतलब ये आपका जो था डी क्यू बाई डी टी, राइट, इसको आपने बढ़ा लिया, स्मॉल बिग चेंज इन टाइम, तो एक पर्टिकुलर टाइम में कितना टोटल हीट फ्लो हुआ ये मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पे इसके थ्रू।
तो टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हीट आ जाएगा। इतना हीट फ्लो हुआ किसके थ्रू? एल्यूमिनियम के थ्रू। दिस विल बी द हीट फ्लो थ्रू एल्यूमिनियम स्ट्रिप। और वो सारा का सारा हीट किसके लिए यूज हुआ है? इस हीट को हम बोलेंगे हीट गेन बाय वाटर इज इक्वल्स टू हीट फ्लो थ्रू एल्यूमिनियम स्ट्रिप फ्रॉम सराउंडिंग टू वाटर। सराउंडिंग से वाटर में यहाँ पे हीट आया। अगर या वाटर का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा होता फिर हीट का फ्लो किधर होता बताओ? एल्यूमिनियम की सराउंडिंग। क्या क्या? एल्यूमिनियम की सराउंडिंग। एल्यूमिनियम से सराउंडिंग, सही है। फ्रॉम वाटर सराउंडिंग सराउंडिंग। वाटर टू सराउंडिंग, करेक्ट, राइट। तो इस पे आप क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से पता चलेगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन काफी है एचसीवी में, तो आपको मतलब प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो कंडक्शन वाला जितने भी क्वेश्चन होंगे आप ट्राई करोगे अभी एचसीवी के। वही क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कि अभी जो टॉप और बॉटम है यहाँ पे मैंने एक आयन स्ट्रिप लगा दिया, मेटल स्ट्रिप, और जो बाकी दो वॉल है वो आइडियाबैटिक है, ठीक है। दिस टू वॉल्स आर आइडियाबैटिक। ओनली हीट विल फ्लो फ्रॉम दिस आयन स्ट्रिप्स। आयन स्ट्रिप दोनों आइडेंटिकल है। इसका थिकनेस ले लो 1 मिलीमीटर। इफ द थिकनेस ऑफ आयन स्ट्रिप इज 1 मिलीमीटर, वही है, इसके अंदर वाटर है पूरा। मास ऑफ वाटर इज 2 kg। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया है 4200 जूल्स पर केल्विन पर केजी। और क्या दिया है कि टेम्परेचर ऑफ वाटर, वाटर का इनिशियल टेम्परेचर था आपके पास 80 डिग्री सेल्सियस, 80। और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है टीएस बाहर सराउंडिंग, उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रिप वो दिया है आपको, कितना लोगे बताओ? थर्मल कंडक्टिविटी को ले लो 400, 4000 ले लो, नहीं तो वॉट पर मीटर पर केल्विन। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द टाइम required to change the temperature of water by 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब उसका टेम्परेचर 79 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा वाटर का, तो कितना टाइम लगेगा? ऑफ कोर्स वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग का कम है, तो वाटर क्या होगा? ठंडा होगा, क्योंकि हीट वाटर से सराउंडिंग में फ्लो होगा, करेक्ट, राइट। आपको टाइम कैलकुलेट करना है इन सेकेंड्स। जब वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज होगा, मतलब 79 डिग्री सेल्सियस होगा। करो, ट्राई करो।
राइट, दोनों साइड आपका एल्यूमिनियम स्ट्रिप है, एरिया नहीं दिया मैंने वहां पे, करेक्ट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लो 5 मीटर स्क्वायर। दोनों एल्यूमिनियम स्ट्रिप से बाहर जाएगा हीट, सही। हाँ, ऊपर वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि जितना हीट फ्लो होगा, राइट, फ्रॉम वाटर टू सराउंडिंग, उतना ही हीट लॉस होगा वाटर का। अगर वाटर का हीट लॉस हो रहा है तो उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, करेक्ट। आपको कितने से कम करना है उसका टेम्परेचर? 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैं शेयर कर लूंगा नोट्स, इसका कोई टेंशन नहीं, चलेगा। दोनों का थिकनेस सेम है, आइडेंटिकल स्ट्रिप बोला है ना वहां पे। थिकनेस ऑफ बोथ स्ट्रिप्स आर 1 मिलीमीटर। कितना आया बताओ? कैलकुलेशन है? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन। सेकेंड्स में आएगा ना टाइम आपको यहाँ पे। देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो करना है आपको dq/dt कैलकुलेट। What will be heat flow from water to surrounding? वाटर टू सराउंडिंग, तो यहाँ से भी हीट फ्लो होगा और यहाँ से भी हीट फ्लो होगा, दोनों स्ट्रिप में से। तो आप एक स्ट्रिप का निकाल दो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। फॉर्मूला विल बी KA/L TW माइनस TS। तो K दिया है आपको 4000, एरिया दिया है 5, लेंथ इज व्हाट, अच्छा आपका आ गया 0.7/2 × 10⁵। ठीक है, ये सेकेंड्स में है क्या टाइम? वंश बताओ। लेंथ की जगह पे थिकनेस, तो 1 × 10⁻³ वाटर का टेम्परेचर बोला है उन्होंने 80 और सराउंडिंग का टेम्परेचर बोला है 20। तो यहाँ से आपको रेट ऑफ हीट फ्लो आएगा। सर 2 रोड का है तो इंटू 2 करना पड़ेगा क्या? क्या क्या? 2 रोड का है तो इंटू 2 करना पड़ेगा।
हाँ 2 टाइम्स करेंगे ना मल्टीप्लाई, एक का तो निकाल लो पहले। तो 60 इंटू 4000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10⁻³ तो कितना आ रहा है? 120 राइट। 120 इंटू 10⁻6 तो आप बोल सकते हो 12 इंटू 10⁻7 वॉट। इतना रेट है किसका? एक स्ट्रिप में का, तो दोनों का स्ट्रिप का रेट कितना होगा नेट? dq बाई dt नेट आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू 12 इंटू 10⁻7। तो यह आपको किससे इक्वल आएगा? यहाँ पे जीरो का प्रॉब्लम हुआ है क्या? देखो ये सही है dq बाई dt। सर 10⁻8 है क्या? अच्छा 8 है, तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है। तो 24 इंटू 10⁸ वॉट इतना नेट रेट ऑफ हीट फ्लो है फ्रॉम वाटर टू सराउंडिंग। फिर आपको पता है व्हाट विल बी द डेल्टा क्यू? 24 इंटू 10⁸ इंटू करेंगे हम टाइम, और डेल्टा क्यू किससे इक्वल होगा अभी? ms डेल्टा टी, किसके? वाटर के। दिस विल बी इक्वल टू 24 इंटू 10⁸ इंटू टाइम राइट। अब उसने किसका टाइम पूछा है? जब वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी ओवर हियर? 1। 1। सिंपल। मास मैंने दिया था 2, ये था 4200 इंटू 274 1 इज इक्वल्स टू 24 इंटू 10⁻। टेम्परेचर केल्विन में नहीं करेंगे? डेल्टा टी अगर आप केल्विन में भी लेते तो भी 1 केल्विन आता है, नहीं? मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। टेम्परेचर चेंज केल्विन में भी सेम होता है और डिग्री सेल्सियस में भी सेम होता है, राइट। तो क्या होगा? टाइम आपको आएगा अभी 8400 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 10⁸ सेकेंड्स। तो काफी कम टाइम लग रहा है आपको 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए। अराउंड कितना आएगा ये बताओ आप? 84/24 कितना होता है? 3.5 राइट, इंटू 10⁻⁻6। तो आपका सही था शायद, है ना वंश? बताओ। सर एक मिनट। हाँ 3.5 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड लेंगे टू चेंज। हाँ सर यही आया था मेरा। यही आया था राइट। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ वाटर। बहुत सिंपल होता है, कहीं पे हीट यहाँ पे लॉस होता नहीं है। रियलिटी में क्या होता है कि आपका जो हीट है ना, एडियाबैटिक वॉल कभी बन नहीं पाता है, राइट। तो हर जगह से हीट लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, और पूरा का पूरा हीट ट्रांसफर भी नहीं होता है। तो वॉल जो है, मतलब जो कंटेनर है, वो भी हीट खाता है, एब्जॉर्ब करता है। सर तो हमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्या कि सेम सिचुएशन है और इसमें वॉल हीट खा रहा है, वो भी सिचुएशन हाँ यही? आ सकता है, आ सकता है वहां पे, बट क्वेश्चन ये आएगा कि कितना हीट खा रहा है, हीट एब्जॉर्ब बाय द वॉल, राइट। ओके सर। और उसके लिए आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट पता होना चाहिए, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। तो क्वेश्चन जब इस टाइप का आएगा अनस्टेडी स्टेट का, तब आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट मेंशन किया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो बस इतना ही है कंडक्शन, आइदर लेंथ के थ्रू होता है, रेडियस के थ्रू होता है, आपने देखा सिलेंड्रिकल ऐसे। और हीट अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, तो वो हीट आप यूज भी करते हो। जैसे यहाँ पे पिछले वाले कॉन्सेप्ट में मैंने क्या देखा था, बाहर से अगर हीट अंदर ट्रांसफर हो रहा है तो यूज हो रहा है किसके लिए? वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। यहाँ से अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है तो किस लिए यूज हो रहा है? वाटर का टेम्परेचर कम करने के लिए, राइट, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है।
कंपेयर टू वाटर। इतना ही है कंडक्शन। अभी हम कन्वेक्शन का बस प्रॉपर्टी देखते हैं, थ्योरी, क्योंकि कन्वेक्शन पे कभी न्यूमेरिकल्स नहीं आता है, ठीक है। कन्वेक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, फिर भी मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि हीट ट्रांसफर कैसे होता है। कंडक्शन आपको पूरा पता चल गया। कंडक्शन में आपने देखा था कि जो हीट ट्रांसफर है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए आपको कंडक्टर। अगर कंडक्टर ही नहीं है तो हीट फ्लो ही नहीं होगा। वैसे होगा लेकिन फिर अदर टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, आइदर रेडिएशन होगा या फिर कन्वेक्शन होगा। तो कन्वेक्शन देखो किस टाइप का हीट ट्रांसफर है। क्या होता है गर्मी में आप अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए क्या करते हो, फैन यूज करते हो। अभी फैन जो है वो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एयर देता है, राइट। तो एयर के सप्लाई की वजह से अगर हॉट बॉडी आपका कूल हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे हीट कैसे ट्रांसफर हो गया। इसका क्या मतलब है, जैसे इस बॉडी का टेम्परेचर है टी बी और एयर का टेम्परेचर है टी ए, इन विच टी बी इज ग्रेटर देन टी ए। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी और टी ए क्या है, टेम्परेचर ऑफ एयर। तो अभी कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एयर की वजह से ड्यू टू फ्लो ऑफ एयर अराउंड हॉट बॉडी क्या हो जाएगा, हॉट बॉडी विल लूज इट्स हीट, मतलब हॉट बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो वो जो हीट ट्रांसफर होता है फ्रॉम हॉट बॉडी टू एयर, आपको यहाँ पे पता है कि टीबी विल डिक्रीज एंड टेम्परेचर ऑफ एयर विल इंक्रीज। तो हॉट बॉडी से एयर में क्या हो गया, टेम्परेचर ट्रांसफर हो गया, हीट जो है वो ट्रांसफर हो गया, हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू एयर। इस हीट ट्रांसफर को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। अब यहाँ पे तो आपका कोई कंडक्टर नहीं है जो हीट को ट्रांसफर कर रहा है, जस्ट आपने एयर को यूज किया है हीट को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम हॉट बॉडी टू एयर खुद में। फिर एयर के जगह पे आपका आता है सप्लाई ऑफ वाटर ऑल्सो। अगर आप किसी भी हॉट बॉडी पे वाटर का सप्लाई दे दोगे, एयर की जगह पे अगर वाटर सप्लाई, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सप्लाई है उसके पास वेलोसिटी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस एयर स्टेडी स्टेट में, इसका वेलोसिटी है एयर का, इधर भी वाटर का वेलोसिटी होना चाहिए। ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर और ड्यू टू फ्लो ऑफ एयर आपका जो हीट ट्रांसफर है फ्रॉम हॉट बॉडी टू एयर होता है। उल्टा भी हो सकता है, इसमें कोई मैटर नहीं करेगा। अगर आपका बॉडी कोल्ड है और एयर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा, बॉडी हीट गेन करेगा, एयर हीट लूज करेगा। तो जो हीट ट्रांसफर हो रहा है ड्यू टू फ्लो ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू फ्लो ऑफ एयर और वाटर, कन्वेक्शन यही होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ एयर एंड वाटर, ठीक है। तो इसमें आपको लेंथ का कोई मैटर नहीं करता, बस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखना होता है, राइट। तो इसका जो हीट ट्रांसफर है, इस पे जो न्यूमेरिकल्स है कभी एग्जाम में आते नहीं क्योंकि सिलेबस में नहीं है ये। बस फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसका जो रेट ऑफ हीट फ्लो होता है वो होता है एच इंटू ए इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी आपको पता है क्या होगा, एयर का टेम्परेचर और बॉडी के टेम्परेचर का डिफरेंस। एच यहाँ पे नया क्वांटिटी आता है, राइट। एच को हम क्या बोलेंगे, बताओ। कोएफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन।
राइट, कोएफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो वही है, जैसे हीट फ्लो कर रहा है उसके रिस्पेक्ट आप देखो, उसके परपेंडिकुलर वाला जो एरिया होगा वो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। एच का अगर आप यूनिट देखते हो तो थोड़ा अलग हो जाता है के से, वो होगा वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन। उसका क्या था, कंडक्ट थर्मल कंडक्टिविटी का वॉट पर मीटर पर केल्विन था, यहाँ पे मीटर स्क्वायर पर केल्विन, क्योंकि लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है ये वाला हीट फ्लो। बस यही एक फॉर्मूला होता है, और कुछ पढ़ते नहीं हम कन्वेक्शन में, दैट्स इट। लेकिन आप देखो तीनों में डिफरेंस करना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस पे थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। आपको तीन अलग अलग सिचुएशन दे देंगे, बोलेंगे कौन सा कन्वेक्शन है, कौन सा कंडक्शन है और कौन सा रेडिएशन। तो जनरली बच्चे कन्वेक्शन और रेडिएशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ब्लाइंडली ये देख लो कि जब भी आपका हीट ट्रांसफर होगा किसकी वजह से, ड्यू टू फ्लो ऑफ एयर एंड एयर, एयर एंड वाटर, इसकी वजह से जब भी आपका हीट ट्रांसफर होगा तो कन्वेक्शन होगा। Right? फिर इसके बाद वाला सबसे इंपॉर्टेंट है रेडिएशन। देखो, तो आज बस मैं आपको रेडिएशन का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जो सारे डेरिवेशन से या फिर फॉर्मूला है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो, कंडक्शन और कन्वेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अभी रेडिएशन के रिस्पेक्ट देखेंगे हम। कोई भी बॉडी है, हॉट बॉडी, मैं ब्लैक बॉडी नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी हॉट बॉडी, आपका भी जो होगा बॉडी, उसको भी आप ले सकते हो। ये क्या करता है, सराउंडिंग में अपना हीट छोड़ता है, राइट, कोई भी बॉडी। और जो हीट छोड़ता है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव होता है। क्यों छोड़ेगा, जैसे आपको पता है कि इसका टेम्परेचर है सपोज टी नॉट और सराउंडिंग का टेम्परेचर है टी एस। तो देखो यहाँ पे हम एयर और वाटर सप्लाई यूज नहीं कर रहे, बस कोई भी हॉट बॉडी है वो सराउंडिंग में अपना हीट छोड़ता ही है। आपने भी देखा होगा, आप जहाँ पे बैठे हो थोड़े टाइम के बाद वो जगह गर्म हो जाता है, क्योंकि आप भी हीट रेडिएट करते हो, हीट छोड़ते हो। तो हीट फ्लो या फिर हीट ट्रांसफर फ्रॉम एनी बॉडी टू सराउंडिंग in the form of वेव, उसको आप वेव फॉर्म भी बोल सकते हो, और फोटोन फॉर्म मतलब पार्टिकल फॉर्म, कि बहुत सारे पार्टिकल्स है, सबका अपना अपना एनर्जी है, सारे पार्टिकल्स हम समझते हैं कि बाहर जा रहे हैं, राइट, अपने अंदर से, या फिर अपने अंदर से हीट जो है वो बाहर जा रही है इन द वेव फॉर्म, उसको हम बोलेंगे रेडिएशन। एनी हॉट बॉडी, कोई भी बॉडी हमेशा हीट रेडिएट करती रहती है, ऑलवेज सराउंडिंग के साथ, राइट। अब कितनी हीट रेडिएट करेगी वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले बस मैं आपको एक किरचॉफ्स का लॉ बता देता हूँ। आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा रेडिएशन का, राइट। बताओ किसी को डाउट हो तो रेडिएशन में और कन्वेक्शन में कुछ। रेडिएशन और कन्वेक्शन बच्चों को सेम सेम लगता है कभी कभी, वो अलग है, राइट। इसमें एयर और वाटर सप्लाई का यूज कभी नहीं हुआ है, जस्ट सराउंडिंग के साथ हॉट बॉडी हीट रेडिएट कर रहा है बस, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। देखो किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है, इसको देख लेंगे हम लास्ट। हाँ हाँ,
फॉर रेडिएशन। अब आपको पता है सन का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है अपने सोलर सिस्टम में, राइट? तो सन क्या कर रहा है? हमेशा सराउंडिंग में हीट रेडिएट कर रहा है, करेक्ट? अब ये जो हीट आ रही है अर्थ सरफेस पे आ रही है, ये आपका अर्थ सरफेस है सपोज। अब ये जो हीट आ रही है अर्थ सरफेस पे वो है ई, राइट? तो इसके रिस्पेक्ट कुछ हीट ये सरफेस क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट करता है, राइट? उसका कुछ पार्ट क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। कुछ पार्ट वो हीट का ट्रांसमिट हो गया, ईटी बोलेंगे उसको, और कुछ पार्ट सरफेस ने एब्जॉर्ब कर लिया, राइट? तो जितनी एनर्जी आपकी सन से आई थी अर्थ सरफेस पे, तो अर्थ सरफेस की वजह से, सरफेस की वजह से कुछ पार्ट वो एनर्जी का या फिर वो हीट का रिफ्लेक्ट हो गया, राइट? ये क्या है? ई, आपको बता दूं पूरा, इज इंसिडेंट एनर्जी। उसके बाद ई आर जो है वो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है, रिफ्लेक्टेड एनर्जी। ई ए इज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, जो भी सरफेस ने एब्जॉर्ब किया तो सरफेस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, करेक्ट? और यहाँ पे ईटी होगा ट्रांसफर्ड एनर्जी, कितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ, मतलब अर्थ सरफेस के अंदर। तो देखो जो नेट एनर्जी आपका इंसिडेंट हुआ है वो तीन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, आइदर रिफ्लेक्ट हुआ है, प्लस एब्जॉर्ब हुआ है, प्लस ट्रांसमिट हुआ है। तो किरचॉफ्स लॉ यही बोलता है कि जो आपका हीट कोई भी रेडिएट करता है हॉट बॉडी, तो किसी भी सरफेस के साथ अगर उसका इंटरेक्शन होता है तो तीन ही चीजें पॉसिबल है, या तो रिफ्लेक्ट होगा, या तो एब्जॉर्ब होगा, या फिर ट्रांसमिट होगा, और तीनों एक साथ होंगे। बाकी आप देखोगे कि इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी, वही किया उन्होंने। तो किरचॉफ्स लॉ बेसिकली क्या बोल रहा है? हीट कंजर्व हो रहा है, एनर्जी कंजर्व हो रहा है, जो इंसिडेंट एनर्जी है वही रिफ्लेक्टेड प्लस एब्जॉर्ब प्लस ट्रांसमिटेड एनर्जी, ठीक है? फिर हम ना थोड़े कोएफिशिएंट निकालते हैं, जैसे कितना एब्जॉर्ब हुआ बताओ, ई है, तो एब्जॉर्बिविटी होता है एक आपका, एक होता है ट्रांसमिटिविटी। तो ट्रांसमिटिविटी जस्ट कितना एनर्जी आपका ट्रांसमिट हुआ डिवाइडेड बाय इंसिडेंट एनर्जी, राइट? जिसको हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। फिर आएगा एब्जॉर्बिविटी, मतलब कितना हीट एनर्जी कितना एब्जॉर्ब हुआ विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट एनर्जी, इसको बोलेंगे ए, राइट? और कितना हीट रिफ्लेक्ट हुआ तो उसको क्या बोलेंगे बताओ? रो, राइट? वो हो जाएगा आपका रो रिफ्लेक्टिविटी, वेयर ई आर डिवाइडेड बाय ई, ठीक है? तो किरचॉफ्स लॉ सबको पता चल गया, करेक्ट? कि भाई जितना एनर्जी आता है उतना ही जाता है, लेकिन कौन से फॉर्म में जाता है? ट्रांसमिट होता है कुछ एनर्जी, एब्जॉर्ब होता है कुछ एनर्जी, रिफ्लेक्ट होता है, राइट? हाँ बोलो। बहुत सिंपल है, बेसिकली कुछ नहीं है, ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। बस आप देख लो कि एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, राइट? अभी एक कॉन्सेप्ट आता है ब्लैक बॉडी का, कि क्या है ब्लैक बॉडी,
इतना लास्ट बता के छोड़ रहा हूँ मैं, टेंशन हो। ब्लैक बॉडी ऐसा है कि वो ना ट्रांसमिट करता है ना रिफ्लेक्ट करता है, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। जैसे कोई ब्लैक बॉडी आपके पास, उसमें ई एनर्जी आया, राइट, इंसिडेंट एनर्जी, तो सारा का सारा एनर्जी क्या हो गया बताओ, एब्जॉर्ब हो गया। तो ई इंसिडेंट इज इक्वल्स टू ई है, उसमें आपका ई आर जीरो होता है और ट्रांसमिटेड भी जीरो होता है, ईटीवी। ना हीट रिफ्लेक्ट हुआ है ना हीट एब्जॉर्ब हुआ है, सॉरी ना हीट ट्रांसमिट हुआ है, तो पूरा का पूरा जितना भी इंसिडेंट एनर्जी आया सारा का सारा एब्जॉर्ब हो गया ब्लैक बॉडी के रिस्पेक्ट। तो ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन ही होता है कि उसका एब्जॉर्प्टिविटी क्या हो जाएगा बताओ फिर, 1, राइट। पूरा का पूरा आप एब्जॉर्ब कर लेते हो। देखिए ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और डीप में देखेंगे कि कैसे होता है ब्लैक बॉडी। जैसे आप देखोगे कि आइस भी आपका ब्लैक बॉडी है और सन भी ब्लैक बॉडी है, तो आप इसका मेरे को एक्सप्लेनेशन बताना क्यों है नेक्स्ट क्लास में। कलर, हाँ कलर के रिस्पेक्ट नहीं होता है ब्लैक बॉडी, क्योंकि वो पूरा का पूरा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, और जब वो रेडिएट करता है तो पूरा का पूरा एनर्जी रेडिएट करता है, मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट करता है। कैसे करता है मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए तो आप होमवर्क ले लो, एचसीवी में सारे अब कंडक्शन के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, कंडक्शन ट्राई करना, ठीक है। और हाँ मेरे को एक बात बताओ कि आप कौन कौन से ग्रुप में हो, तो फिर मैं ये आपको शेयर कर दूंगा नोट्स। हीट ट्रांसफर, हाँ एचसीवी में भी एक तो जुलाई बैच है, राइट। दूसरा कौन सा है, नॉन एंटी सीवुड्स है, और कौन से नॉन एंटी के, नॉन एंटी खारगर भी है सर। कौन सा है, खारगर, हाँ खारगर भी है, ओके। नॉन एंटी सीवुड्स, नॉन एंटी खारगर, नॉन एंटी पनवेल है क्या, बताओ। हाँ वॉल्यूम 2 प्रणव, वॉल्यूम 2। नॉन एंटी के पनवेल वाले बच्चे हो क्या इधर, हाँ सर है ना। तो सारे नॉन एंटी के और जुलाई बैच, तो यहाँ पे मैं पोस्ट कर देता हूँ आपके लिए लेक्चर। एचसीवी के वॉल्यूम 2 में, एक्सरसाइज करना है ना। हाँ एक्सरसाइज जिसमें कंडक्शन के क्वेश्चन ही करना है, कन्वेक्शन तो होगा ही नहीं, रेडिएशन होगा, बट रेडिएशन हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे तो आप इसको भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी मेरे को भी गारंटी है कि कंडक्शन के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, कुछ भी डाउट नहीं आएगा, ठीक है। चलो फिर यहीं पे हम स्टॉप कर देते हैं आज के लिए। सर। हाँ बोलो। सर आरबीडी में 2 डाउट थे, वो आप सॉल्व कर सकते हैं क्या अभी? आरबीडी में हाँ कर सकते हैं, आप भेजो व्हाट्सएप पे, सर करता हूँ। करते हैं। मुझे भी थे। हाँ ठीक है भेजो, जिनको डाउट्स है वो इधर ही रह जाओ, बाकी लीव कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। ये आपका 95 वाला नंबर है, राइट, ओके। हाँ सर। अच्छा मैंने आपको बताया ना उसके बाद, ओके ओके। और इसको हम अलग से सेव कर लेंगे, आज का लेक्चर है तो डाउट्स अलग से दिखते हैं। Cylinder rules without slipping over horizontal plane, okay.
The radius of cylinder is equal to r. Find the curvature radii of trajectories traced out by point A and B. इस क्वेश्चन का सबसे पहले आप मीनिंग देखो क्या बोल रहा है। अगर रोल विदाउट स्लिपिंग है तो हमेशा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका वेलोसिटी क्या होगा, बताओ? 0. 0, राइट। तो उसने रेडियस ऑफ सिलेंडर आर बोला है। अभी आपको जब कर्वेचर का रेडियस निकालना है तो ए कैसे मोशन कर रहा है बताओ? क्लॉकवाइज आ रहा है. राइट, क्लॉकवाइज। बी भी क्लॉकवाइज कर रहा है। तो उस पॉइंट के रिस्पेक्ट आप देखोगे कि ए का जो है वो ऐसे हो रहा है, बी का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको किसका, ओ का निकालना है, ए का ओ के रिस्पेक्ट। तो ओ जो पॉइंट है ए के लिए, अगर आप ए में बैठे हो तो ओ क्या दिखेगा आपको हमेशा, ओ वाला पॉइंट डायरेक्ट नीचे. डायरेक्टली अपोजिट वाले एंड पे, और बी के रिस्पेक्ट 90 डिग्री पे, राइट। हाँ सर. हाँ, तो इसके रिस्पेक्ट बस आपको इक्वेशन निकालना है। फिर कितना होगा बताओ? 2 पाई आर का हाफ पाई आर होता है, वो लेंथ हो गया। तो लेंथ के रिस्पेक्ट आप रेडियस निकाल दो। हाँ सर, ये हो जाएगा. मेरे को क्वेश्चन ही नहीं समझा था. अच्छा अच्छा। इसके बाद सर मुझे कुछ हाँ, आपका भी कर रहा हूँ। डाउट है कॉन्सेप्ट में से, मैं वो पूछना सर। ओके ओके ओके, तो इतना कर लेते हैं हम इसके 2 क्वेश्चन। क्या है? 2 पार्टिकल masses of mass 7m and 3m are fastened to the ends AB respectively of a weightless rod at 15 feet long. It is freely hinged at point O, 5 feet from point A. ये A ये B, जहाँ पे O है वो 5 फीट डिस्टेंस पे है, और टोटल जो लेंथ है आपका वो 15 फीट है, राइट। एक पार्टिकल को आपने ए में रखा है जिसका मास है 7m, बी में रखा है जिसका मास है 3m, और इस रॉड का कोई मास ही नहीं है, वेटलेस रॉड बोला इसको। तो पूछा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ द रॉड इज डिस्टर्ब फ्रॉम पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी विथ विच ए विल पास थ्रू इट्स पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, तो आपको सबसे पहले अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम देखना पड़ेगा। तो देखो, जब रॉड ऐसे होगा तब क्या होगा, स्टेबल होगा। जब वर्टिकल होगा तब। अब जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में तब क्या है, अनस्टेबल पोजीशन। तो आप टॉर्क निकालो, इसके अबाउट कितना टॉर्क अप्लाई हो रहा है, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स है 3mg, इसका कितना फोर्स है 7mg, राइट। तो इसका टॉर्क क्लॉकवाइज है, इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है। तो सबसे पहले आप नेट टॉर्क निकालोगे कितना होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज वाले का ज्यादा होगा कि क्लॉकवाइज का, देख लो आप, ये 5 है तो ये कितना होगा 10। एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ पे जहाँ पे आपने हिंज किया है, करेक्ट। तो 3 इंटू 10 30 होता है 35, तो ये ज्यादा है 7mg का। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो 7mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 माइनस 3mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10, तो आपको आएगा 5mg। दिस विल बी योर नेट टॉर्क। फिर टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या लिखते हो आप, आई अल्फा। अब हाँ. आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इस एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट रोटेट हो रहा है, मतलब वो रॉड रोटेट हो रहा है। देखो, सर वो सेंटर से पैरेलल पे डिस्प्लेस करना. हाँ नहीं, बट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 0, क्योंकि रॉड के पास मास ही नहीं है। अच्छा हाँ, वो भी. तो बस इनका ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 3m और 7m का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 3m, और डिस्टेंस कितना है उसका 10 का स्क्वायर प्लस
7m into phi का square. The moment of inertia will be 25, 125, 100, 300, 25 into 7 कितना होता है? प्लस बताओ 175 m, राइट? हाँ तो ये आपको आएगा 475 m मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो बस टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा कर दोगे, 5 mg इज इक्वल्स टू 475 m इंटू अल्फा. तो यहाँ से आपको अल्फा आ जाएगा, mm कैंसिल, 5g बाय 475. ठीक है. अब आपको पता है अनस्टेबल जब इक्विलिब्रियम था तब ए पॉइंट का वेलोसिटी कितना था? 0. ए पॉइंट नीचे जा रहा है आपका क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज वाला टॉर्क ज्यादा है, करेक्ट? अल्फा कितना है जो अब भी आया? 5g बाय 475, राइट? तो ओमेगा कैलकुलेट करो. ओमेगा के लिए क्या होगा? ओमेगा नॉट प्लस, अच्छा अल्फा टी तो टी के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो आप, थीटा के रिस्पेक्ट निकालो. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? पाई बाय 2. देखो ना कितना रोटेट हुआ है. हॉरिजॉन्टल पोजीशन में से वर्टिकल पोजीशन मतलब पाई बाय 2 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का. तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा के फॉर्म में ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा होता है. हाँ तो ओमेगा नॉट तो 0 है इनिशियली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो ओमेगा स्क्वायर विल बी 2 इंटू 5g बाय 475 इंटू थीटा होगा आपका पाई बाय 2. तो यहाँ से आपको ओमेगा आ जाएगा. ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, फिर ओमेगा आर करके निकालो. फिर आर ओमेगा करके आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं. आर यहाँ पे कितना होगा बताओ? 7. ए के लिए निकालना है, बताओ आर 5 किस? हाँ 5 होगा, सही है, करेक्ट. इसमें यहाँ पे भी भेज. हाँ हाँ आपके कर रहा हूँ अभी. इसमें से सर कौन मैं सा? बस एक कॉन्सेप्ट में डाउट वो पूछ लूंगा तो मैं डाउट क्लियर हो जाए वो वाला मैं चला जाऊंगा. बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में डाउट. हाँ बताओ ना कौन सी कॉन्सेप्ट में. हाँ सर, वो जो प्योर रोलिंग है सर, वो बाय द प्योर रोलिंग और रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग सेम चीज है क्या? प्योर रोलिंग और रोलिंग विद स्लाइडिंग. नहीं नहीं अलग चीज है. देखो मैं आपको बताया तो नाम में ही है. जब प्योर रोलिंग होता है तब आपका बॉडी रोटेट भी होता है और ट्रांसलेट भी होता है, राइट? प्योर रोलिंग में बस हम देखते हैं कि इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है जो कांटेक्ट में होगा ये चेंज होगा हमेशा. आगे जैसे जैसे जाएगा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका चेंज होता है, एक ही पॉइंट होता है, राइट? तो मेरे को बताओ कि अगर इसका वेलोसिटी v है तो हर पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा? v, यस सर. क्योंकि v से ट्रांसलेट कर रहा है मेरा बॉडी. और ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो ऊपर वाले पॉइंट का ओमेगा के रिस्पेक्ट वेलोसिटी किधर आएगा? आर ओमेगा इधर आएगा. तो उसका वाले मतलब ये है कि सर प्योर रोलिंग मतलब जो रोटेट भी करता है ट्रांसलेट भी करता है, और रोलिंग ट्रांसलेट विदाउट भी स्लाइडिंग वो करता है. आगे आगे नहीं जाता पर वो रोटेट करता है उसी पोजीशन नहीं में. नहीं उसमें भी रोटेट भी करता है ट्रांसलेट भी करता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ. देखो आर ओमेगा के रिस्पेक्ट कौन सी वेलोसिटी आती है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आती है हमेशा आर ओमेगा. Yes, sir. तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे किधर आएगा बताओ वो वेलोसिटी? पीछे. Yes, sir. तो फॉर प्योर रोलिंग ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वेलोसिटी ऑफ, ये पॉइंट को ले लो p, इज ऑलवेज 0 फॉर प्योर रोलिंग. मतलब ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो स्लाइड नहीं कर रहा है आगे, ना आगे कर रहा है ना पीछे. अब उस पॉइंट का आगे की तरफ वेलोसिटी है v, पीछे की तरफ वेलोसिटी है आर ओमेगा.
तो ये जो v माइनस आर ओमेगा है ये 0 होता है आपका, तो v इक्वल्स टू पर वो ऑब्जेक्ट आगे भी जाता है, रोटेट भी करता है। करेक्ट, ऑब्जेक्ट आगे जाता है, रोटेट करता है, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी क्या है? 0। लेकिन यही अगर आप इम्प्योर रोलिंग में आ जाओ तो इसमें भी ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, राइट, और रोटेट भी कर रहा है, लेकिन इस P पॉइंट पे अगर आप आओगे तो ये जो वेलोसिटी है और ये पीछे वाला आर ओमेगा है इज ग्रेटर देन आर ओमेगा, तो फिर क्या होगा बताओ? वेलोसिटी एट पॉइंट P क्या हो जाएगा? तो वो आगे शिफ्ट करेगा, स्लिप करेगा। हाँ, तो इसको हम बोलते हैं रोलिंग विथ स्लिपिंग, राइट। इसको प्योर रोलिंग नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं इम्प्योर रोलिंग। रोलिंग का मतलब है आपका स्लिपिंग और ट्रांसलेशन। स्लाइडिंग एक ही चीज है ना? हाँ, स्लिपिंग और स्लाइडिंग एक ही चीज है, करेक्ट। तो ये फॉरवर्ड स्लिप करेगा आगे, क्यों? ओके क्योंकि सर। उसका आगे वाला वेलोसिटी ज्यादा है कंपेयर टू पीछे वाला वेलोसिटी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में। देखो, रोलिंग मतलब आपका ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों होता है रोलिंग में, लेकिन जब प्योर की बात करते हो तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी 0 होता है, और जब इम्प्योर का बात करते हो तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी 0 नहीं होता। ठीक है, इतना इजी। उसका मतलब प्योर रोलिंग में वी जो आगे का वेलोसिटी है वो पीछे वेलोसिटी के इक्वल होता है, इक्वल होगा, और राइट। और फिर जो राइट या लेफ्ट जाता है वो ऊपर नीचे होता है, मतलब आगे, मतलब हाँ, वो अगर कुछ ज्यादा है तो। आगे वाला आगे होगा तो फॉरवर्ड स्लिप होगा, अगर v लेस देन आर ओमेगा होगा तो क्या होगा बताओ? v माइनस आर ओमेगा पीछे चला जाएगा, तो लेफ्ट जाएगा। हाँ, बैकवर्ड स्लिप, राइट, पीछे की तरफ इधर स्लिप करेगा, करेक्ट। अच्छा, तो रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग अलग है ना? रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग आपने जो राइट हैंड साइड में बताया वो चीज। रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग है आपका प्योर रोलिंग है ना? हाँ वही, वो सेम चीज है, वही मैं पूछा था, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग और प्योर रोलिंग सेम। एक ही चीज है, करेक्ट। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था क्या हाँ, क्या है। मतलब स्लाइड नहीं हो रहा है मतलब क्या है? प्योर रोलिंग है, करेक्ट। विथ स्लाइडिंग समझ प्योर रोलिंग। समझ गया, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें देखो एक बार, 10 और 8 नहीं 10 नहीं हाँ 10 9 और 8 एक्चुअली 10 नहीं 10 भी है ना, तो 10 देखते हैं पहले। फ्लाईव्हील का इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा नॉट, उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स ड्यू टू मूवमेंट परपेंडिकुलर इज प्रोपोर्शनल टू, और उसने बोला है डी एक्सेलरेशन मतलब माइनस में होगा, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो माइनस एक कांस्टेंट ले लो के और स्क्वायर रूट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये आपका क्या है? अल्फा, राइट। अल्फा मतलब क्या होगा बताओ? एंगुलर तो पूछा है कि फाइंड द मीन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फ्लाईव्हील एवरेज्ड ओवर द टोटल डी एक्सेलरेशन टाइम। टोटल डी एक्सेलरेशन टाइम मतलब आपका ओमेगा नॉट से पूरा वेलोसिटी क्या हो रहा है? एंगुलर वेलोसिटी 0। तो सिंपल है, आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? v dv अपॉन dx होता है, राइट। अच्छा, उन्होंने मीन एंगुलर वेलोसिटी पूछा है, तो आप पहले मीन एंगुलर वेलोसिटी मतलब मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी आपका चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, राइट, तो आपको टोटल कैलकुलेट करना है। पहले तो आप कैलकुलेट करो कि कितने टाइम के बाद आपका वो जो है वो स्टॉप होगा। तो सबसे पहले अल्फा इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ? ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाय डी, या फिर अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी, राइट। एक सेकेंड में ना मीटिंग क्लोज करता हूँ और आपको आईडी भेजता हूँ, ठीक है? हाँ, ये शायद किसी क्लास के लिए यूज करना है। ओके ओके।
ये मेरे पर्सनल में भेज दो। हाँ हाँ